नमस्कार, स्वागत है आप सबका लोकतंत्र 2013 में। मैं हूं कवीन सचान। मध्य प्रदेश और मिजोरम में चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। दोनों ही राज्यों में सोमवार को वोटिंग है, तो वहीं दिल्ली और राजस्थान में चुनावी रंग या यूं कहें कि प्रचार जोरों पर है। आपको बताएंगे इन अलग अलग राज्यों से चुनावी हाल, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। मध्य प्रदेश और मिजोरम में थमा चुनाव प्रचार, घर घर संपर्क का सिलसिला शुरू। मध्य प्रदेश की 230 और मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान की तैयारियां अंतिम दौर में। 25 नवंबर को है वोटिंग। राजस्थान में धुआंधार चुनाव प्रचार, जूंगीपुर और कोटा की रैलियों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश सरकार की थपथपाई पीठ। और आम आदमी पार्टी पर हुए स्टिंग ऑपरेशन की चुनाव आयोग ने शुरू की जांच। दिल्ली में कांग्रेस ने किया घर घर प्रचार का फैसला। और सबसे पहले आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम प्रचार थम गया। प्रचार थमने से पहले आज सभी राजनीतिक दलों ने पूरा जोर लगाया। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में जहां पर कई रैलियां हुई, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी कई जनसभाओं को संबोधित किया। सभी उम्मीदवार अब घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, यानी कि प्रचार कर रहे हैं, और सोमवार को यहां पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कुल 2583 उम्मीदवार मैदान में हैं, और इनमें बीजेपी ने सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कांग्रेस के 229 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएसपी 227 और एनसीपी 72 सीटों पर चुनाव मैदान में है। सीपीआई 23 और सीपीएम 8 सीटों पर लड़ रही है। तो वहीं 1092 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम दौर में हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी खास बंदोबस्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार को विधानसभा की 230 सीटों के लिए वोटिंग है, और आचार संहिता लागू होने के बाद आज शाम प्रचार अभियान थम गया। लेकिन अब उम्मीदवारों के पास विकल्प है घर घर जाकर संपर्क साधने का। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए होने वाले मतदान में तकरीबन 4,66,09,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें पुरुष वोटरों की संख्या करीब 2,45,51,000 है, जबकि महिला वोटरों की तादाद 2,20,56,000 के आसपास है। मतदाताओं की सुविधा के लिए 53,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी जहां राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है, वहीं सिंगरौली जिले की देवसर सीट से डॉक्टर एचएल प्रजापति का नामांकन रद्द होने की वजह से कांग्रेस के 229 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। देवसर सीट पर कांग्रेस अब निर्दलीय प्रत्याशी वंशमणि प्रसाद वर्मा का समर्थन कर रही है। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 143 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस के खाते में 71 तो 7 सीटों पर बीएसपी को कामयाबी मिली थी। अन्य के खाते में 9 सीट गई थी। राज्य में 21 सीट ऐसी भी थी जहां उम्मीदवारों की जीत का अंतर 1000 वोटों से कम था। धार सीट से तो बीजेपी की नीना वर्मा महज 1 वोट से चुनाव जीती थी। प्रदेश में मतदान की सुरक्षा का जिम्मा 2 लाख से ज्यादा जवानों को सौंपा गया है। मतदान के लिए प्रदेश भर में सीआरपीएफ और सीपीएमएफ की 548 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें झारखंड से 15 और बिहार से आई 10 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा सुरक्षा दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल और राज्य कांस्टेबलरी के जवान भी तैनात रहेंगे। साथ ही अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग भी की जाएगी। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के बैहर, लांजी और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा, जबकि राज्य की बाकी 227 विधानसभा सीटों पर वोटिंग का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सोमवार को होने वाली वोटिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने इस बार खास तैयारियां की हैं। क्या इस बार अलग तैयारियां हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता राजकमल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से।
We have with us Chief Electoral Officer of Madhya Pradesh, Mr. Jaideep Govind. Let's try and understand his preparedness for the upcoming polls on 25th November. Sir, what kind of preparations have been made, and are you confident that you are getting a good electoral percentage this time? Well, all our preparations are in shape. We have 54,000 polling booths in 51 districts of the state, and all the EVMs, the polling personnel, our preparedness for the postal ballots, and also to facilitate the voters. The arrangements at the polling booths are all in shape. This time, the Madhya Pradesh voters are going to experience it for the first time. Earlier, Chhattisgarh, they've already experienced. So, are there any experience learned from the Chhattisgarh Assembly elections, and you're going to improve the situation? Well, we have been working on our voter list for the last almost 2 years, and most of our indicators like the EP ratio, the gender ratio, and the age cohort of the youth voters, particularly the 18 to 19 and 19 to 29, are quite in shape and as per the requirements of the Election Commission of India. Border districts with Chhattisgarh, Balaghat, Mandla, and some financially sensitive constituencies like Ujjain. So, what are the preparedness of the Election Commission as well as district administrators of this region, sir? Well, Mr. Rao, you have very rightly pointed out the UP border. Madhya Pradesh is a landlocked state, and there are boundaries with 5 states. UP border does cause a bit of concern to us, and we have accordingly prepared. There are 548 companies that have come up in from Chhattisgarh as part of the redeployment of the forces. They are all in Madhya Pradesh. They have been deployed largely at the polling booths. The borders have been sealed. Liquor and money, which plays a role in election, has been taken care. Sir, that's what Mr. Jaideep Govind had to say to Rajya Sabha TV. He is confident that this time Madhya Pradesh will come in and participate and vote in full swing. They are also taking sweep activities, so he is hopeful. With camera person Saroj Das, I am Rajkamal Rao for Rajya Sabha TV. और आइए सीधे रुख करते हैं भोपाल, जहां से जोड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजकमल राव। राजकमल, जिस तरीके से आपने इस पूरे अगर कैंपेन को देखें, लंबे अरसे से आप वहां पर मौजूद हैं, अलग अलग जिलों का आप दौरा कर रहे हैं, सोमवार को होने वाले मतदान को लेकर किस तरीके की हवा नजर आ रही है एक मतदाताओं के लिहाज से, उत्साह के लिहाज से, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रयास इलेक्शन कमीशन की ओर से भी है कि वोटिंग परसेंटेज को किसी तरीके से और ज्यादा बढ़ाया जाए। कविन, जैसे कि आपने कहा, भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल अपने अपने तौर से चुनावी प्रचार को अब समाप्त कर चुके हैं। अभी आप दोनों राजनीतिक दल जाके परस्पर संपर्क कर सकते हैं लोगों के साथ साथ। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से सारे कदम रख दिए हैं। चुनाव संयोजक बल और सुरक्षा बल भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज अभी पहुंच चुके हैं। कल सुबह से चुनाव अधिकारियों के साथ जितने सारे बल है वो कोऑपरेट करेंगे। इस बार वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए चुनाव आयोग ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं। स्कूलों में बच्चों को करके बहुत सारे पोस्टल बैलेट को भी इंक्रीज करने की कोशिश हो रही है। पिछली बार ऐसे 200 से 300 वोटों के बीच में कुल 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज थे जहां पे भाजपा और कांग्रेस दोनों की जीत या हार तय हुई थी। तो इस मामले में इस बार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना जितना इलेक्शन कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। राजकुमार बता रहे थे किस तरीके की तस्वीर है और खास कवायद क्या की है इस बार इलेक्शन कमीशन ने। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री एसोसिएशन चाहती है कि सरकार बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं में और सुधार करे। इन संस्थाओं के मुताबिक इलाके में पिछड़ेपन और रोजगार की कमी के लिए संचार माध्यमों की बदहाली बड़ी जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी समृद्ध राज्य है। यहाँ से सोयाबीन, धान और गेहूं का बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। राज्य में भी कई लघु उद्योग हैं, लेकिन इन औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल पहुंचाने में काफ़ी समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश से बंदरगाह तक माल पहुंचाने के लिए उत्पादक सड़क और रेल परिवहन पर निर्भर हैं, लेकिन इनकी हालत बहुत खराब है। इसको लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता है क्योंकि कोई समुद्र तट मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है। एक लंबे भूभाग में जो रेल की वर्तमान सुविधाएं हैं वो राष्ट्रीय औसत से कम है। जो नेशनल रोड्स हैं, हाईवेज हैं, वो भी प्रॉपर नहीं है या तो और उनकी भी कमी है।
मध्य प्रदेश में 2 हवाई अड्डे हैं, एक इंदौर और दूसरा भोपाल में। खजुराहो में भी हवाई पट्टी है, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ पर्यटकों की आवाजाही के लिए किया जाता है। एयर कनेक्टिविटी की कमी के चलते कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां आने से कतराती हैं। राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है। पीतमपुर उद्योग संघ के मुताबिक मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। वहाँ न तो प्रॉपर पोर्ट्स है, एयरपोर्ट है, न उनकी कोई हवाई जहाज की प्रॉपर कनेक्टिविटी है। तो इन्वेस्टर्स के लिए पहली बात तो वहां तक पहुंचना ही संभव नहीं होता। इंदौर दवा उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन राजनीतिक उपेक्षा के चलते आज बेहाल है। दवा उत्पादन से जुड़े लोगों का मानना है कि राज्य में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की सरकारों ने औद्योगिक विकास की उपेक्षा की है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का डिटेरियोरेशन या खात्मा सन 2005 से शुरू हुआ था, जब सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमआरपी बेस्ड सेंट्रल एक्साइज इंट्रोड्यूस किया था और एमआरपी बेस्ड सेंट्रल एक्साइज के इमीडिएट बाद शेड्यूल एम को रिवाइज कर दिया था, जिसमें कि काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी थी। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। रोजगार के अवसरों की कमी के चलते लोग दूसरी जगह जाना बेहतर समझते हैं। जानकारों का कहना है कि मनरेगा जैसी योजनाओं को अगर औद्योगिक उत्पादन से जोड़ दिया जाए तो स्थिति सुधर सकती है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, इंदौर। तो ये बात हुई मध्य प्रदेश की, और आइए रुख करते हैं मिजोरम का। मिजोरम में भी चुनाव प्रचार आज शाम थम गया है। 25 नवंबर को यहां पर 40 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है, जिसके लिए 142 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव के लिए 1126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और चुनाव आयोग के मुताबिक इनमें से 94 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। मिजोरम में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट, मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस और मिजोरम डेमोक्रेटिक फ्रंट के मिजोरम डेमोक्रेटिक अलायंस से दिखता हुआ नजर आ रहा है। और आमतौर पर यहाँ पर जो तस्वीर रही है पिछले 3 वर्षों में, उसको बदलने की कितनी कोशिश विरोधी दल कर पाते हैं, ये बेहद अहम होगा। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम गया है। हमारे साथ इस वक्त है मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, ये जानना चाहेंगे किस तरह के इंतजामात किए गए हैं मिजोरम में एक बहुत ही स्मूथ जो पोलिंग प्रोसेस है उसके लिए? हमने लगभग सभी इंतजाम कर लिए हैं, हमारी सभी तैयारी हो गई हैं। जो पोलिंग पार्टीज रवाना होनी थी वो रवाना होना शुरू हो गया है कल से, और 24 तारीख तक सभी पोलिंग पार्टीज रवाना होकर के अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगी। हमारे पास पूरे इंतजाम हैं सुरक्षा के लिए। करीब 31 कंपनी हमें मिली हैं बाहर से और वो डिप्लॉय कर दी गई हैं, और इसमें जितने भी काम होते हैं इलेक्शन के प्रिपेयर्डनेस के लिए वो सब पूरे कर लिए गए हैं। रोल हमारी इलेक्टोरल रोल वो मतदाता सूची बिल्कुल तैयार है और सभी कैंडिडेट्स को दे दी गई है, और सब काम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं उनके लिए कोई खास इंतजाम किया गया है? क्योंकि अभी भी ये कहा जाता है कि जो छोटे छोटे गुट हैं, अलगाववादी गुट हैं, वो सक्रिय हैं कुछ हिस्सों में मिजोरम की। मिजोरम वैसे तो काफी शांतिपूर्ण जगह है, और कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता है। पहले यहाँ पे इंसर्जेंसी रही, ये बात ठीक है, लेकिन आज के दौर में पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये सबसे पीसफुल स्टेट माना जाता है। लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट मिजोरम में एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो वहाँ पे एक्टिव है, उसके लिए हमने पूरे इंतजामात किए हुए हैं, और वहाँ पे जहाँ जहाँ सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है हम वहाँ पे सफिशिएंट सिक्योरिटी फोर्स दे रहे हैं, बाहर की सिक्योरिटी फोर्स लगा रहे हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग शुरू कर दी है काफ़ी समय से, और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ पे पुख्ता इंतजाम रहेंगे और किसी तरीके का अनटवर्ड इंसिडेंट नहीं होने दिया जाएगा। जी, तो चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है मिजोरम विधानसभा चुनाव के वोटिंग की तैयारियों के साथ।
कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, आइजोल, मिजोरम। और आइजोल से प्रणव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रणव, अगर मिजोरम की बात करें, यहाँ जिस तरीके से चुनाव प्रचार में एक बड़ी मुश्किल होती है उम्मीदवारों का जनता के साथ संपर्क साधने की, उससे बड़ी मुश्किल होती है निर्वाचन आयोग के सामने मतदान के दिन मतदाताओं को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। किस तरीके की तैयारियां और किस तरह की तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है सोमवार के लिए? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और क्योंकि यहाँ पर अलगाववाद एक बड़ी समस्या रही है 1986 के बाद, जब एक साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, मिजो पीस एग्रीमेंट, उसके बाद से ही यहाँ पर इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला था, एक राज्य बना था। उसके बाद से इंसर्जेंसी, हालांकि ये जो मूवमेंट है थोड़ा कमजोर पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी छोटे छोटे ग्रुप्स ऐसे हैं, अलगाववादी ग्रुप, जो अभी भी सक्रिय हैं, और यही एक बड़ा चैलेंज है इनके लिए। लेकिन इसके बीच एक जो बहुत ही सकारात्मक जो एक कोशिश और एक पहल की गई है, वो ये है VVPAT, यानी जो वोटर जो जिसको कि कहा जाए कि उसके कंफर्मेशन डिवाइस, इसको लेकर एक पहल की गई है। इसका मतलब वोटर कंफर्मेशन डिवाइस, जिसमें वोटर ये जान सकेगा कि उसने किसको वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया। और ये पहली बार ये कहा जाए कि एक बायपोल नागालैंड चुनाव में हुआ था, बायपोल में इसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जो आइजोल के 10 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें पहली बार देश में इसको बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने वोट दिया है तो किस पार्टी को दिया है। ये एक नई पहल है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी की जहां तक आपने बात की, तो नॉर्थ मिजोरम में ऐसे क्षेत्र हैं जहां थोड़े बहुत इंसर्जेंसी, अलगाववादी गुट अभी भी सक्रिय है, वहां पर ज्यादा कोशिशें की गई है सुरक्षा की। और इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से पूरी अपनी तरफ से तैयारियां मुकम्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस पूरे अपडेट के लिए आपका। मिजोरम की बहुसंख्यक आबादी मिजो की स्वतंत्र पहचान ने ही संप्रभु मिजो राज्य की मांग को धार दी, लेकिन वृहद मिजोरम राज्य की उनकी इच्छा बनी हुई है। पड़ोसी देश म्यांमार के एक हिस्से पर उनका दावा रेहदिल झील की वजह से है, जिसे मिजो लोग पवित्र मानते हैं। राज्यसभा टीवी ने म्यांमार जाकर इसकी पड़ताल भी की। थियाओ नदी भारत और म्यांमार को प्राकृतिक तौर पर बांटता है। मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा है थियाओ नदी के उस पार, वो म्यांमार है, यानी बर्मा। मिजोरम से लगती म्यांमार सीमा से 22 किलोमीटर अंदर जाने पर मिलती है पवित्र और मनोहारी रेहदिल झील। मिजो लोगों का मानना है कि दिल के आकार की इस झील से ही उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। झील की खास बात यह है कि इसमें बाहर से पानी नहीं आता। इससे जुड़ी कई किंवदंतियां भी हैं। मैं म्यांमार के रिखोदार गांव में हूं। ये जो तल है, इसको मिजो लोग रेहदिल के नाम से जानते हैं, और ये उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो इसे तीर्थ स्थान मानते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि मिजो जनजाति मंगोलियन नस्ल से निकली है, जो सदियों पहले पूर्वी भारत पहुंची थी। 7वीं शताब्दी में ये लोग पश्चिमी बर्मा पहुंचे और वहां बस गए। 16वीं शताब्दी में मिजो जनजाति तायू नदी पार कर भारत पहुंची। 19वीं शताब्दी में ये ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आए और आज अधिकतर मिजो ईसाई हैं। हालांकि आदिवासी जीवन शैली को इन्होंने बरकरार रखा है। These may not happen in other places like Sampai. Because Sampai, we have many villages. Majority of the inhabitants are Paite. Paite have their own cultural dance like that. They perform their some dances like this. Mizoram, as one whole. 1960 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजो राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलाया। आज भी ऐसे नक्शों के जरिए वृहद मिजोरम की मांग को समझा जा सकता है। गुलाबी रंग में वर्तमान मिजोरम राज्य दिख रहा है, जबकि हरे रंग में त्रिपुरा, मणिपुर, बांग्लादेश और म्यांमार के इलाके भी शामिल हैं। अमृतांशु राय, राज्यसभा टीवी, रेहदिल झील, म्यांमार। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चलेंगे राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज राजस्थान में 2 रैलियां की। डूंगरपुर और कोटा जिले में उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के फायदों के बारे में बताया। सोनिया गांधी ने इस मौके पर बीजेपी की आलोचना की और अशोक गहलोत सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। राजस्थान में 1 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आज कोटा की रैली में अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और किसान सभी का ध्यान रखा है। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कांग्रेस सरकार की पहल का नतीजा यह है कि आज प्रदेश के हर परिवार को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार की कामयाबियां गिनाते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस शासन में आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिला है। यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की तारीफ करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि इससे आम आदमी के जीवन में काफी सुधार आया है। हम प्रगति के काम करते रहेंगे। हम आगे भी पूरे संकल्प के साथ राजस्थान के विकास और एक भाई बहन की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए हमेशा की तरह संघर्ष करते रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों से विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी विकास की नहीं बल्कि लोगों को बांटने की राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा गांव की अपनी समस्याएं हैं। साफ पानी की यहां पर किल्लत है और उसके अलावा इलाके में टायर प्लांट के अवैध कारोबार से स्थानीय लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। साल की संध्या रोज 2 बोतल पानी लेकर स्कूल जाती है। वो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा गांव के एक स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में मिड डे मील खाने की तो व्यवस्था है, लेकिन साफ पानी नहीं मिलता है। इधर टायर की फैक्ट्री चल रही है, इसलिए पानी नहीं मिलता है। यहाँ के पानी की बहुत समस्या है। बच्चों के लिए हैंडपंप की व्यवस्था है पर पानी नहीं है, सही नहीं आ रहा है। हाल ही में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिछवाड़ा में RIICO के 6 टायर पायोनिसिस कारखानों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इन कारखानों को जल अधिनियम 1971 और वायु अधिनियम 1981 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। हालांकि टायर रिसाइकलिंग प्लांट दिन में तो बंद रहते हैं, लेकिन कुछ प्लांट रात में अब भी काम कर रहे हैं। ये टायर की फैक्ट्रियों से जो पिघला के ऑयल बनाया जाता है, इससे हमारे लोगों को बहुत सारा नुकसान होगा। यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी हो रही है और दम हो रहा है। पानी के बारे में पानी लाल हो रहा है और हमारे बोर और कुएं बिल्कुल खराब हो गए। प्लांट से निकलने वाला गंदा पानी भूमिगत जल को भी दूषित कर रहा है। टायर रात्रे दिवस से पिघलता है तो हमारा ये गांव में बहुत हानिकारक नुकसान होता है। पानी भी बिगड़ जाता है, खराब हो गया पानी भी, खाने के पीने के लिए बहुत परेशानी रहती है। प्लांट से निकलने वाले कचरे की वजह से इलाके की उपजाऊ जमीन पर सफेद परत जम चुकी है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। प्लांट से निकलने वाला धुआं आसपास के इलाकों में छाया रहता है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होती है। हमारी जो खास मांग है, एक बिछवाड़ा में कॉलेज की है, उसके बाद में एक सोम कमला का पानी लाना है, कांटा क्षेत्र में पानी लाना है और चिकित्सा सुविधा की कुछ बातें हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये प्लांट महाराष्ट्र और गुजरात में भी थे, लेकिन बाद में इन कारखानों ने राजस्थान का रुख कर लिया। हालांकि सरकार ने इसको बंद कराने के कई प्रयास किए हैं, लेकिन इसका सीधा असर यहाँ के आम लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा पड़ रहा है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी, बिछीवाड़ा। और राजस्थान के बाद आइए रुख करते हैं दिल्ली का। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हुए स्टिंग ऑपरेशन की जांच शुरू कर दी है। इस स्टिंग ऑपरेशन में पार्टी के कई नेताओं को कथित रूप से गलत ढंग से चंदा लेने की बात कही गई थी। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव समेत दूसरे नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त VS संपत से मुलाकात की थी। इन नेताओं ने चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि वो CD के प्रसारण पर रोक लगवाएं, क्योंकि ये चुनाव संहिता का उल्लंघन है। उधर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव के मुताबिक चुनाव आयोग को मीडिया सरकार पोर्टल से CD मिल गई है और इसकी जांच का काम शुरू हो चुका है, और जैसे ही जांच पूरी होती है इस पर कोई कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र की UPA और दिल्ली की कांग्रेस सरकार की नीतियों की आलोचना की। दिल्ली में द्वारका में एक रैली में उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बेहतर देश के दूसरे छोटे शहर हैं।
मोदी ने केंद्र में एनडीए के शासनकाल की तारीफ की और बीजेपी की सरकार बनने पर देश को विकास की राह पर ले जाने का वादा भी किया। हर देश कितना ही गरीब क्यों न हो, कितनी ही तकलीफों से न गुजारा करता हो, तो भी विश्व के सामने अपनी राजधानी इस रूप में पेश करता है ताकि दुनिया में धीरे धीरे वो अपना प्रभाव पैदा कर सके। और दिल्ली में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही उसी तेजी से बढ़ रहा है जनता दरबार के फेरों का सिलसिला भी। हर उम्मीदवार कोई कसर नहीं छोड़ रहा और अगर वो दिल्ली के सीएम का उम्मीदवार हो तो उसके लिए और मुश्किल हो जाता है अपनी विधानसभा के साथ पूरी दिल्ली पर भी, क्योंकि उन्हें नजर रखनी पड़ती है। पेशे से तो ये डॉक्टर हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से कृष्णा नगर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन इस साल बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें दे दी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में। शुक्रिया। बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी, सीएम पद का उम्मीदवार बना दिया। कितना बदलाव आया आपकी जिंदगी में? बड़ी जिम्मेदारी मिलने से अब बड़े पैमाने पर सारी दिल्ली में कैंपेन भी करना पड़ रहा है, पार्टी की इलेक्शन स्ट्रैटेजी के अंदर भी पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, कार्यकर्ताओं को भी मोबिलाइज और मोटिवेट करना पड़ रहा है, तो ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। अवार्ड से सजे इस कमरे में बैठे डॉक्टर हर्षवर्धन जनसभाओं में जाने से पहले अपने इलाके का काम निपटा रहे हैं। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, लेकिन इनका दिन तड़के ही शुरू हो जाता है। मीटिंग के लिए वक्त कम पड़ जाए तो फोन पर ही निपटारा करना पड़ता है। कभी पार्टी कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ती है तो कभी मोहल्ले के लोगों की। घर के बाहर मिलने वालों की कतार कम नहीं पड़ती। चुनाव के इस मौसम में हर्षवर्धन किस तरह तैयारी कर रहे हैं, हमने जायजा लिया। बीजेपी ने चाहे मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया हो, लेकिन डॉक्टर साहब अपना पेशा नहीं भूले। कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ने पर इलाज की जिम्मेदारी भी संभालने लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी हर्षवर्धन कार्यकर्ताओं से तैयारी और चुनौतियों पर बात करने लग जाते हैं। शाम के 7 बज रहे हैं, प्रचार जोरों पर है। जिधर भी वो जाते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम लग जाता है। लोगों के पास सुनाने को भी बहुत कुछ है। अभी बहुत सी चेंजेस होने बाकी हैं। अभी 15 ईयर से तो आपने देख लिया प्रेजेंटली कोई महंगाई में तो कोई कमी नहीं आ रही है अभी तक। फर्दर देख रहे हैं सीएम हमारे आएंगे तो कुछ चेंजेस हमारे सपोर्ट में रहेंगे। ऐसा सीएम आए जो महंगाई कम कर सके, युवाओं की तरफ ध्यान दे और बिजली वगैरह के जिससे लोग पीछे पड़े हैं उससे दूर करें। चुनाव में करने वाले वायदे को लेकर हर्षवर्धन काफी संजीदा नजर आते हैं। उनकी माने तो वादों की झड़ी लगाने से बेहतर है उतनी ही बात करना जिसको पार्टी पूरा कर सके। देखिए, हम लोग सत्ता में रहे हैं और हम लोग को केवल गुमराह करने का ना तो स्वभाव है। हम तो दिल्ली की जनता के लिए ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जिसमें हर घर में सोलर पावर हाउस बन जाएगा। लोग खुद बिजली पैदा करेंगे और अपना बिजली का बिल जिस स्तर तक चाहें कम कर सकते हैं। 50 क्या, वो चाहें तो 60% तक भी कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन केवल चुनाव के समय चुनावी राजनीति की दृष्टि से कोई बात करना ये जनता समझती है। उनका दिन आजकल काफी लंबा हो गया है। अलग अलग मोहल्लों में मीटिंग करने के बाद वो कल की तैयारी में लग जाते हैं। प्रचार में मिलने वाले समर्थन से वो पार्टी को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। इतना ज़्यादा उत्साह शायद बहुत कम चुनावों में देखा जाता है, जब जनता में कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मन बना हुआ हो किसी सरकार से मुक्ति पाने के लिए। और आज दिल्ली में वास्तव में इसी प्रकार की स्थिति है। चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और इसीलिए डॉक्टर हर्षवर्धन की मेहनत भी बढ़ती जा रही है। दिन तो खत्म हुआ, लेकिन बीजेपी के सीएम पद के दावेदार की मीटिंग और जनसभाओं का सिलसिला रोजाना इसी तरह चलता रहता है।
जनता से रूबरू हुए, उनके कई सवालों के जवाब दिए, उनको कई सपने दिखाए, लेकिन जनता उनको कितनी गहराई से लेगी ये दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।